जो जीवन की धूल चाटकर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है। जिसने सोने को खोदा लोहा मोड़ा है, जो रवि के रथ का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा, वह नहीं मरेगा। जो जीवन की आग जलाकर आग बना है, फौलादी पंजे फैलाए नाग बना है। जिसने शोषण को तोड़ा शासन मोड़ा है, जो युग के रथ का घोड़ा है, वो जन मारे नहीं मरेगा, वो नहीं मरेगा। सुशील यादव का अभिवादन स्वीकार करें। मित्रों, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको फूलन देवी के जीवन के बारे में बताया था। फूलन देवी का जन्म कैसे हुआ, फूलन देवी का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ और फूलन देवी ने दिल्ली तक का सफ़र तय किया। कैसे सफ़र तय किया, एक बार हम जल्दी से इसको समझ लेते हैं। संक्षेप में डिटेल में आपको जानना है तो मेरी पिछली वीडियो में जाइए और आपको इस वीडियो में उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो फूलन देवी का जो जन्म है वो हुआ है 1963 में जालौन जिला है, और उस जालौन जिला का गोरहा का पुरवा नामक एक ग्राम है, वहाँ पे एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था। इनका लालन पालन जो होता था, इनके पिताजी नाव चलाते थे, उसी से होता था। उनके पास थोड़ी सी जमीन भी थी। इनके पिताजी जो थे उनका देवी दीन मल्ला नाम था। फूलन देवी जो है वो बचपन से ही बहुत तेज थी, फटाक से जवाब दे देती थी दूसरों को, लड़ाई झगड़ा करती थी। तो इससे फूलन देवी के जो पिताजी थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे फूलन देवी से। तो इसीलिए 10 साल की उम्र में ही फूलन देवी का विवाह पुत्तीलाल नामक व्यक्ति से हो जाता है, जो एक अधेड़ व्यक्ति था, मतलब 45 साल का था। फूलन देवी की आयु उस समय 10 से 11 साल थी। लगभग फूलन देवी की आयु के 3 से 4 गुना ज़्यादा था। उसके बाद में जब वो वहाँ पे जाती है तो वहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा होता है। वो कई बार अपने घर भी भाग के आती है। उसके बाद इन सब चीज़ों से उसके पिताजी परेशान हो चुके होते हैं और वो उससे फूलन देवी से, अपनी खुद की बेटी से, पुत्ती लाल भी परेशान हो चुका होता है। और जो फूलन देवी का पिता होता है देवी दीन दयाल, वो भी परेशान हो चुका होता है। और अपनी पुत्री से पीछा छुड़ाने के लिए जब वो यहाँ भाग के आती है तो उस पर अंगूठी चोरी का झूठा मुकदमा कर देता है और अपनी बेटी की हुई वो जेल भिजवा देता है। जेल में वो रहती है तो उस छोटी सी लड़की के साथ, उस समय भी उसकी आयु जो थी 12-13 साल की थी, वहाँ पे भी उसके साथ शोषण किया जाता है। कुछ पुलिसकर्मी उसके साथ शोषण करते हैं और उसके बाद में फिर वो जब जेल से छूटती है तो फिर अपने ससुराल जाती है। और तब तक जो पुत्तीलाल था वो दूसरा विवाह कर चुका था। उसके बाद में जो पुत्तीलाल होता है फूलन देवी को उसके पूरे सामान के साथ वापस भेज देता है। अब फूलन देवी घर भी नहीं आ सकती थी और वहाँ भी नहीं जा सकती थी क्योंकि पुत्तीलाल का दूसरा विवाह हो चुका था। उसके बाद में तब तक के फूलन देवी को लगभग उसके गांव के जो चंबल में, बिहार में उसके गांव के कुछ लोग जो अलग अलग गुटों में काम करते थे वो उसको जान चुके थे कि ये बगावती लड़की है, ये फटाक से जवाब दे देती है, मार देती है जिसको पाती है। तो वो जानते थे कि अगर ये ग्रुप में आ गई तो ये हमारे बहुत काम आएगी। तो 1989 में फूलन देवी चंबल के बिहार में पहुंचती है। अब चंबल के बिहार में पहुंचने का इसकी 2 कहानियां हैं। एक कहानी ये है कि जो फूलन देवी होती है ये खुद चंबल जाती है। इसके कुछ गांव के जो लोग होते हैं इसको जानते थे, इसकी बिरादरी के, वो इसको लेकर जाते हैं। और दूसरी कहानी ये है कि कुछ गैंग के जो डाकू थे वो इसको उठा के ले जाते हैं। एक इंटरव्यू में जब फूलन देवी से ये बात पूछी जाती है तो फूलन देवी इसका स्पष्ट जवाब नहीं देती हैं। वो कहती हैं कि शायद मेरी किस्मत में ही यही था, और बात को टाल देती हैं। उसके बाद में वो वहाँ पे जाती हैं और एक ग्रुप था, उनको विक्रम मल्लाह नाम का जो व्यक्ति था वो लेकर जाता है। और जो ग्रुप था वहाँ का, उसका जो सरदार था, नंबर 1 था, वो बाबू गुजर था। तो बाबू गुजर जो था उसकी फूलन देवी पे बुरी नज़र थी और एक रात वो उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है। तो फूलन देवी आवाज़ करती है और आवाज़ से विक्रम मल्लाह वहाँ आ जाता है। और बाबू गुजर, विक्रम मल्लाह जो था वो उस गैंग का नंबर 2 था और बाबू गुजर जो था वो उस गैंग का नंबर 1 था। तो बाबू गुजर और विक्रम मल्लाह में वहीं पे बहस हो जाती है और विक्रम मल्लाह वहीं पे बाबू गुजर को गोली मार देता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद में ये चर्चा पूरे गैंग में होने लगती है कि विक्रम मल्लाह ने बाबू गुजर को, गैंग के सरगना को
गैंग के सरदार को एक लड़की के लिए, फूलन देवी के लिए मार दिया। उसके बाद में जो विक्रम मल्लाह होता है वो उस गैंग का सरदार बन जाता है। और श्री राम और लाला राम ये बाबू गुजर के बहुत नज़दीक थे और ये किसी कारणवश पकड़े गए थे और ये जेल में थे। जब ये जेल से छूट कर आते हैं तो इनको पता चलता है कि विक्रम मल्लाह ने फूलन देवी के लिए बाबू गुजर को मार दिया। तो इनका जो गैंग था वो दो गुटों में धीरे धीरे बंटने लग गया। एक तरफ मल्लाह जाति के जो लोग थे वो फूलन देवी और विक्रम मल्लाह की साइड आ गए, और बाबू गुजर की तरफ उसकी जाति वाले जो लोग थे वो धीरे धीरे आते गए। और बाबू गुजर की तरफ यानी श्री राम और लाला राम की तरफ ज़्यादा व्यक्ति हो गए और विक्रम मल्लाह की तरफ फूलन देवी और कुछ व्यक्ति बचे। तो धीरे धीरे इनमें भी आपसी रंजिश होने लगी और एक दिन आपसी झगड़े में विक्रम मल्लाह जो है वो मारा गया और इसके कुछ साथी भी मारे गए। और श्री राम और लाला राम जो हैं इन्होंने क्या किया, ये फूलन देवी को उठा के अपने गाँव ले गए। वहाँ पर कहते हैं कि लगभग एक सप्ताह तक दर्जनों लोगों ने फूलन देवी का बलात्कार किया। वो अधमरी हो गई। उसके बाद में जब कुछ दिन बीत गए तो श्री राम और लाला राम और उसके जो साथी थे वो लापरवाह हो गए। उसके बाद में कुछ समय के बाद में जब फूलन देवी के साथी यानी विक्रम मल्लाह के जो और लोग थे उनको जब पता चलता है कि जो फूलन देवी है वो यहाँ पे कमरे में कैद है, तो फूलन देवी को किसी तरीके से छुड़ा कर ले जाते हैं। और उसके बाद में वो जो फूलन देवी होती है वो उस गैंग की जिम्मेदारी संभाल लेती है और उसका नेतृत्व करने लगती है और उस गैंग की सरदार बन जाती है। उसके कुछ समय बाद 14 फरवरी 1981 ये वो दिन है जिसकी वजह से फूलन देवी जो है सुर्खियों में आई। उसके पहले फूलन देवी को बहुत कम लोग जानते थे। तो 14 फरवरी 1981 को बहमई कांड हुआ था। बहमई में क्या हुआ, वहाँ पे एक विवाह था। फूलन देवी को पता चला कि वहाँ जितने लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया था उस गैंग के काफ़ी लोग वहाँ पे आएंगे। तो फूलन देवी अपने गैंग के साथ वहाँ पे जाती है पुलिस की ड्रेस में, ताकि वहाँ पे उसे कोई पहचान ना पाए। और उसके बाद में शायद वहाँ के लोगों को पहले से खबर थी कि ऐसा हो सकता है, इसलिए वहाँ पे उस गैंग के केवल 2 लोग मिलते हैं। लेकिन फूलन देवी इतनी गुस्से में थी कि वहाँ पे जो दूसरे गांवों से लोग उस शादी में शरीक होने के लिए आए थे उनको भी वो पकड़ लेती है और 22 व्यक्तियों को 22 आदमियों को लाइन में खड़ा करके और उनको गोली शुरुआत फूलन देवी करती है। बाद में उसके गैंग के जो दूसरे लोग थे वो उनको मार देते हैं और वहीं से फूलन देवी का नाम पड़ता है बैंडिट क्वीन, और बैंडिट क्वीन नाम की एक फिल्म भी बनी है। और ये 14 फरवरी 1981 को ये कांड होता है और उसके दूसरे दिन ये खबर आग की तरह पूरे भारत में फैल जाती है। और उसके बाद में फिर जो फूलन देवी होती है, क्योंकि इतना बड़ा कांड हो गया था, 22 लोगों की एक साथ हत्या हुई थी, तो उस टाइम पे जो सीएम थे उनको भी इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि अपोजिशन का दबाव था। और उसके बाद में काफ़ी टाइम तक पुलिस दबिश डालती रही, छापे मारती रही। फूलन देवी की गैंग के काफ़ी लोग मारे गए, लेकिन फूलन देवी नहीं पकड़ी गई और फूलन देवी जो थी वो कमज़ोर भी होती चली गई। और उसके बाद में फरवरी 1982 में फूलन देवी ने सरेंडर किया और सरेंडर करने में भी बहुत सी चीज़ें हुई, ये आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद में 1994 में जो फूलन देवी है वो पैरोल पर रिहा हुई। फिर 1994 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने फूलन देवी के ऊपर से सारे केस वापस ले लिए। उसके बाद 1996 ईस्वी में 94 में मुलायम सिंह यादव ने सारे केस जितने भी फूलन देवी पे केस थे वो सब वापस ले लिए और 1996 में फूलन देवी को उन्होंने मिर्जापुर से लोकसभा का टिकट दिया और वहाँ से जो फूलन देवी हैं वो जीत गई और एमपी बन गई। उसके बाद 1998 में फिर से चुनाव हुआ, वो हारी, लेकिन 1999 में फिर से फूलन देवी जीत गई। उसके बाद 2001 में फूलन देवी की हत्या शेर सिंह राणा नाम का एक व्यक्ति था उसके द्वारा हुई। तो ये मैंने फर्स्ट भाग में ये पूरा बहुत विस्तृत जानकारी इसकी मैंने दी है, आप फर्स्ट भाग इसका देखिए। और उसके बाद में फूलन देवी की हत्या का कारण क्या था, फूलन देवी की हत्या कैसे हुई, इसके बारे में हम आज इस भाग 2 में चर्चा करेंगे। फूलन देवी की कि शेर सिंह राणा ने फूलन देवी को क्यों मारा, क्या इसमें कोई राजनीतिक भी साजिश थी, क्या इसमें बड़े नेताओं का भी हाथ था, इस सब के बारे में जानेंगे। तो 25 जुलाई 2001 पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था। इस पार्लियामेंट के सेशन में एमपी लोग ही जाते हैं
तो लंच टाइम फूलन देवी अपने घर वापस आती हैं। जब पार्लियामेंट जाती हैं, वहाँ का 25 जुलाई की बात हो रही, 25 जुलाई 2001 की पार्लियामेंट सेशन अटेंड करने के लिए जाती हैं, क्योंकि वो एमपी थी इसलिए जा रहे हैं। अधिकतर वो दिल्ली में भी रहती थी, तो वो जाती हैं वहाँ पे। उसके बाद जब लंच टाइम आती हैं और उनका जो मकान था वो 54 अशोका रोड पर था। तो जब वो 25 जुलाई 2001 को जाती हैं तो उसी दिन मॉर्निंग में उनके पास शेर सिंह राणा नाम का एक व्यक्ति भी आता है, जो कहता है कि मैं आपकी एकलव्य सेना को ज्वाइन करना चाहता हूँ और मैं उसमें कार्य करना चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। तो कहते हैं कि उस दिन जो फूलन देवी होती है सुबह शेर सिंह राणा को खीर वगैरह भी खिलाती है और उससे कहते हैं ठीक है आप ये संभालिए। और उसके बाद में जो फूलन देवी होती है फिर वो निकल जाती है अपना पार्लियामेंट सेशन अटेंड करने के लिए। उसके बाद जब वो लंच टाइम आती है, फूलन देवी अपनी गाड़ी से उतरती है, फूलन देवी के साथ में उनका गार्ड भी होता है। तो गेट के बाहर एक हरे रंग की कार खड़ी हुई थी जिसका नंबर था CIB 9071। ये हरे रंग की कार वहीं पास में ही खड़ी थी। अशोका रोड पे फूलन देवी का मकान था। मकान के जो मेन रोड है उसके बाद में जो सर्विस लाइन होती है, सर्विस लाइन है, उसके बाद में फूलन देवी का जो मकान है वो था। उसी उनके मकान के गेट के थोड़ी दूरी पर ही एक हरे रंग की कार खड़ी थी जिसका नंबर था CIB 9071 9071 ये नंबर था। और जैसे ही फूलन देवी आती हैं और अपनी कार से उतरती हैं तो उस हरे रंग की कार से 3 नकाबपोश निकलते हैं और ताबड़तोड़ 5 गोलियां फूलन देवी को मारते हैं, जिसमें से एक गोली फूलन देवी के सीधे सर में लगती है, एक गोली सीधे सीने में लगती है और कंधे के पास लगती है, और जो सर में गोली लगती है उसकी वजह से फूलन देवी की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद जो नकाबपोश होते हैं वो तुरंत गाड़ी में बैठते हैं और डाक खाने की ओर भाग जाते हैं। इस काम को करने में 1 मिनट से भी कम समय लगता है। फूलन देवी आती हैं, अपनी कार से उतरती हैं, जो वहाँ पे हरे रंग की कार खड़ी होती है, 3 नकाबपोश उससे बाहर उतरते हैं और ताबड़तोड़ फूलन देवी पे फायरिंग करते हैं। फूलन देवी को 5 गोली लगती हैं, जिसमें से एक गोली डायरेक्ट उनके माथे पे लगती है, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई थी। और वो गाड़ी में अपनी बैठते हैं और डाक खाने की ओर भाग जाते हैं। और थोड़ी दूर पर ही वो गाड़ी भी बरामद हो जाती है। जिस पिस्टल से गोली चली थी वो पिस्टल भी बरामद हो जाता है, वो नकाब भी बरामद हो जाता है, और वो जो तीनों नकाबपोश थे वो भीड़ में शामिल होकर वहाँ से भाग जाते हैं। तो जैसे ही फूलन देवी गिरती हैं और उनके गार्ड को भी एक गोली लगी होती है, तो वहाँ से 3-4 मिनट की दूरी पर लोहिया हॉस्पिटल है, और आनन फानन में वहाँ पे जो लोग होते हैं वो दौड़ के आते हैं और फूलन देवी को अस्पताल पहुँचाते हैं। तो वहाँ पे जब तक फूलन देवी पहुँचती है तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी होती है। तो कुछ कार्रवाई करने के बाद में डॉक्टर जो होते हैं वो बता देते हैं कि जो फूलन देवी है उनकी मृत्यु हो चुकी है सर पर गोली लगने से। अब पुलिस जो होती है इसकी छानबीन करने लगती है, इसको बेहद से जोड़ के देखती है, इसको चंबल से जोड़ के देखती है कि क्या कोई पुरानी रंजिश तो नहीं है, कोई दुश्मनी तो नहीं है, क्योंकि फूलन देवी इतने साल चंबल में रही, इतने लोगों को उसने मारा, तो उसके जो मित्र हैं वो मात्र उसकी उंगलियों में गिनने भर के हैं, लेकिन उसके जो दुश्मन थे वो अनगिनत थे, क्योंकि उसने चंबल में रहते हुए पता नहीं कितने लोगों को मारा हो, कितने लोगों को लूटा हो, इसलिए उसके जो दुश्मन थे वो बहुत थे। अब दिल्ली पुलिस जाँच में लग जाती है, हर जगह से इसको जोड़ कर देखती है, लेकिन 48 घंटे बीत जाते हैं पर दिल्ली पुलिस को इस केस के बारे में ABCD भी नहीं पता चलती। इतना सा सुराग भी दिल्ली पुलिस नहीं ढूंढ पाती है। 48 घंटे बाद 27 जुलाई 2001 25 जुलाई 2001 फूलन देवी की मृत्यु होती है। 48 घंटे तक दिल्ली पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है, और 27 जुलाई 2001 को रुड़की का एक लड़का देहरादून में बैठ के मीडिया को कॉल करता है, मीडिया को अपने पास बुलाता है और मीडिया से कहता है कि फूलन देवी को मैंने मारा। पत्रकारों को यकीन नहीं होता है, इसलिए वो दोबारा पूछते हैं कि क्या फूलन देवी को तुमने मारा? तो शेर सिंह राणा नाम का व्यक्ति जो होता है वो कहता है हाँ, फूलन देवी को मैंने मारा है। और उसके बाद पुलिस के सामने भी वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है, मीडिया के सामने भी अपना वो जुर्म कबूल कर लेता है और वो देहरादून में सरेंडर करता है। तो दिल्ली से एक पुलिस की टीम जाती है और उसको पकड़ के लाती है और तिहाड़ जेल में उसको बंद कर देती है। जब तिहाड़ जेल में वो रहता है तो वो अंदर बाहर आता जाता रहता था अपने काम के लिए जमानत पे। उसके बाद एक दिन अचानक से वो बोलता है कि मैं ज़्यादा दिन तिहाड़ जेल में नहीं रहूँगा।
मैं तिहाड़ जेल से भाग जाऊंगा। उसके पहले क्या होता है कि जो पुलिस होती है वो पूछती है गोली मारने का कारण। जब ये गोली मार देता है और 27 जुलाई को 48 घंटे बाद जब ये पकड़ा जाता है तो पुलिस इससे पूछताछ करती है, तो ये कबूल करता है कि हाँ, फूलन देवी को मैंने मारा है और बहमई कांड की वजह से मारा है। ये कहता है कि फूलन देवी ने बहमई कांड जो किया था, 22 ठाकुरों को लाइन से खड़ा करके इन्होंने गोली मारी थी, उसी दिन से मुझे इनसे नफरत हो गई थी और उसी दिन मैंने निश्चय कर लिया था कि इसका मैं बदला लूँगा, और मैंने इसका बदला लिया है। तो पुलिस पूछती है कि इसकी प्लानिंग कैसे की, तो ये कहते हैं कि शेर सिंह राणा कहता है कि जब फूलन देवी MP नहीं थी तो ये एक जगह रहती थी, वहीं दिल्ली में ही एक जगह पे रहती थी, वहाँ भी मैंने प्रयास किया था लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया था। उसके बाद मैं लगातार कोशिश करता रहा। फिर मौका पाके मैं इनके पास सुबह गया, 25 जुलाई 2001 को सुबह गया और मैंने बोला कि मैं एकलव्य सेना, आपकी एकलव्य सेना में जुड़कर मैं रुड़की वगैरह में काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये आपका काम बहुत अच्छा लग रहा है। तो कुछ दिन जो फूलन देवी होते हैं उसको ज्वाइन कर लेती है और ये कहता है कि फिर मुझे मौका मिल जाता है और इस तरह से मैं फूलन देवी की हत्या करने में सफल हो जाता हूँ। इसके बाद इसको पैसे की ज़रूरत होती है, तो रुड़की के आसपास इसने कई बैंक, 2-3 बैंकों को लूटा हुआ होता है, तो उसी से इसको पैसे मिलते हैं। फिर ये उसी से पिस्टल खरीदता है और 2 लोगों को अपने साथ में ये मिला लेता है। फिर पैसे के लिए जब ये इसका आना जाना लगा रहता था, तब ये एक दिन अचानक से कहता है कि मैं ज़्यादा दिन जेल में नहीं रुकूंगा, और ऐसा ही होता है। 17 फरवरी 2004 ये जेल से भाग जाता है, तिहाड़ जेल से, जो दिल्ली की सबसे सुरक्षित जेल है, भारत की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक है। वहाँ से ये बहुत ही आसानी से पुलिस को चकमा देके भाग जाता है। होता यह है कि सुबह 6:55 पर एक पुलिसकर्मी आता है, पुलिस की ड्रेस में आता है, पुलिस नहीं होता है, ऑटो से आता है और एक गेट पे उतरता है। और उसके बाद में उतरने के बाद में क्या होता है, क्योंकि शेर सिंह राणा जेल में रह चुका था, उसको पता था कि यहाँ पे कैसे कागजात होते हैं, पत्रों का आदान प्रदान कैसे होता है, क्योंकि जेल में क्या होता है कि वहाँ पे पेशी के लिए जो कैदी होते हैं उनको लाया ले जाया जाता है। तो शेर सिंह राणा को इस बारे में जानकारी थी। तो 6:55 पर सुबह अरविंद नाम का एक व्यक्ति आता है और वो उनको एक कोर्ट का और हरिद्वार के पुलिस थाने का उनको पत्र देता है और कहता है कि शेर सिंह राणा की हरिद्वार में पेशी है, लूटपाट जो इसने की थी बैंक की, उसी के सिलसिले में है और इसको ले जाना है। तो ऐसे लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए जो वहाँ की पुलिस होती है, गार्ड होती है, वो देखती है, उसके बाद में अंदर सूचना देती है। वहाँ पे थोड़ी सी उस स्टाफ की लापरवाही भी होती है कि वो सही से जांच पड़ताल नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पहले से पत्रों का आदान प्रदान होता है, रजिस्टर पर नोट किया जाता है तब। लेकिन जो वहाँ के गार्ड थे, दूसरे पुलिसकर्मी थे, वो उस पर अरविंद जो पुलिस बन के आया था उस पर भरोसा कर लेते हैं और अंदर खबर पहुँचाते हैं। शेर सिंह राणा को लाया जाता है और 7:05 पर शेर सिंह राणा वहाँ से चला जाता है। 6:55 पे वो वहाँ पे आता है और 7:05 पे शेर सिंह राणा को लेकर चला जाता है। और इस तरह से तिहाड़ जेल से बहुत ही आसानी से शेर सिंह राणा जो होता है वो निकल जाता है तिहाड़ जेल से। जैसा उसने कहा था वैसा ही किया। 1 घंटे के बाद जब वहाँ के आला अफसरों को पता चलता है तो वो रजिस्टर खंगालते हैं और देखते हैं कि इसमें पहले से तो कोई जानकारी ही नहीं है, तो अफरा तफरी मच जाती है वहाँ तिहाड़ जेल में। उसके बाद में वो हरिद्वार कॉल करते हैं तो वहाँ से पता चलता है कि वहाँ से ऐसा कोई लेटर नहीं भेजा गया है, वो फर्जी है। तब दिल्ली पुलिस के हाथ पैर फूलने लगते हैं और इस सिलसिले में इस लापरवाही के लिए कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया जाता है। उसके बाद में पुलिस इधर उधर बहुत ढूंढती है, लेकिन शेर सिंह राणा पुलिस को कहीं नहीं मिलता है। कई जगह छापे डालती है, 50,000 का इनाम भी रखती है कि जो व्यक्ति शेर सिंह राणा का सुराग देगा उसको 50,000 रुपये इनाम दिल्ली पुलिस देगी। लेकिन उसके बाद भी शेर सिंह राणा की कोई खबर नहीं मिलती है। धीरे धीरे फिर ये खबरें जो होती हैं शेर सिंह राणा की मीडिया में भी आना कम हो जाती हैं, इसकी जगह दूसरी खबरें भी आने लगती हैं और धीरे धीरे लोग जो होते हैं वो शेर सिंह राणा को भूलने लग जाते हैं। उसके बाद अचानक लगभग 2005 के आखिर में शेर सिंह राणा मीडिया को एक CD बनाकर भेजता है और दिल्ली पुलिस इसको यहाँ ढूंढ रही थी और ये फर्जी पासपोर्ट बनवा के नेपाल जाता है, नेपाल से दुबई जाता है और दुबई से अफगानिस्तान जाता है, अफगानिस्तान के गजनी शहर में जाता है। ये सब अपनी CD में बताता है और गजनी शहर जाने का कारण ये बताता है कि गजनी शहर में पृथ्वीराज चौहान की समाधि है।
पृथ्वीराज चौहान की समाधि है और उसी के पास में मोहम्मद गौरी की समाधि है। और जो पृथ्वीराज चौहान की समाधि है वो मोहम्मद गौरी की समाधि के पैर की तरफ है और वहाँ पे रिवाज है पृथ्वीराज चौहान की समाधि पर जूती मारने का। और जो शेर सिंह राणा को बहुत बुरा लगा तो शेर सिंह राणा जो है वहाँ पृथ्वीराज चौहान की समाधि की मिट्टी लेने के लिए जाता है। वो निश्चय करता है, जब उसको पता चलता है कि ऐसा वहाँ पे होता है तो वो उसी दिन निश्चय करता है कि मैं पृथ्वीराज चौहान की समाधि की मिट्टी हिंदुस्तान जरूर लेकर आऊँगा। और इसीलिए वो जेल से भागता भी है। और ये टाइम ट्रेवल जो उसका होता है, उसने सीडी में बताया था कि उसका 3 महीने का होता है। और उसने ये भी बताया कि कई बार उसकी जान को भी खतरा रहा अफगानिस्तान में, लेकिन उसके बाद भी वो अफगानिस्तान के गजनी शहर से भारत मिट्टी लेकर आता है पृथ्वीराज चौहान की समाधि की। उसके बाद में मीडिया इससे पूछती है कि कब आओगे, तो ये बोलता है कि मैं आना तो चाहता हूँ लेकिन तिहाड़ जेल में नहीं रहना चाहता हूँ। और ये कहता है कि मैं अपनी मर्जी से गिरफ्तार हुआ था, मैं अपनी मर्जी से भागा हूँ और दोबारा मैं फिर से जब गिरफ्तार होऊंगा तो अपनी मर्जी से ही गिरफ्तार होऊंगा, बिना मेरी इच्छा के मुझे कोई पकड़ नहीं सकता है। और ऐसा सच भी होता है। 17 मई 2006 कलकत्ता के गेस्ट हाउस में शेर सिंह राणा पकड़ा जाता है और कहा जाता है कि इसने बहुत से सुराग छोड़े थे। ये ऐसे ही खुले में घूम रहा था जैसे ये खुद चाहता था कि इसको पकड़ा जाए। और जो दिल्ली पुलिस होती है उसको इसकी सूचना मिलती है कि जो शेर सिंह राणा है वो कलकत्ता में है, कलकत्ता के एक गेस्ट हाउस में है। और क्योंकि ये चाहता ही था इसलिए इसने सुराग दिया और एक टीम दिल्ली पुलिस की एक टीम वहाँ पहुँचती है और इसको पकड़ लाती है और इसको तिहाड़ जेल में बंद कर देती है। उसके बाद में इस पर चार्जशीट दाखिल होती है और इसको जेल में डाल दिया जाता है। फिर जो लोअर कोर्ट होती है वहाँ से इसको उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और इसके जो बाकी साथी होते हैं उनको रिहा कर दिए जाते हैं। उसके बाद ये जो होता है हाई कोर्ट में अपील करता है, तो हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही होती है और कई बार ये जमानत पर बाहर भी आता है अलग अलग कामों से। उसके बाद में 2017 में ये जमानत पर बाहर आता है शादी करने के लिए और फरवरी 2018 को ये MP के पूर्व MLA की बेटी से विवाह कर लेता है। उसके बाद में ये अब जो लोअर कोर्ट है वहाँ से तो इसको उम्र कैद की सज़ा है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन शेर सिंह राणा पर सिर्फ फूलन देवी की हत्या का ही केस नहीं है, शेर सिंह राणा पर तिहाड़ जेल से भाग जाने का भी केस चल रहा है। तो लोअर कोर्ट से इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। अब हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से क्या आता है इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। और ऐसे भी चर्चा है क्या फूलन देवी की हत्या में क्या कोई राजनीतिक हाथ था, क्या किसी बड़े नेता का हाथ था, क्या इसमें राजनीतिक षड्यंत्र था। क्योंकि जो फूलन देवी थी वो बहुत तेज़ी से उभर रही थी, वो बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो रही थी पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों में बहुत तेज़ी से। तो चारों तरफ चर्चा थी कि ऐसा तो नहीं है कि इसमें राजनीतिक हाथ हो, किसी नेता ने मरवाया हो। लेकिन जो दिल्ली पुलिस होती है वो इस चीज़ को पूरी तरीके से खारिज कर देती है और जो लोअर कोर्ट होती है वो भी इस चीज़ को पूरी तरीके से खारिज कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक सिरफिरे का काम है। ये जो हत्या फूलन देवी की हत्या का कांड हुआ है ये एक सिरफिरे का काम है। ये एक सिरफिरे ने किया है जो बहमई कांड का बदला लेने के लिए किया है, क्योंकि वो फूलन देवी से नफरत करता था। क्योंकि फूलन देवी ने क्या किया था, 22 लोगों को एक कतार में खड़ा करके सीधे गोली मार दी थी। एक साथ 22 ठाकुरों को मारा गया था, उसी का बदला शेर सिंह राणा ने लिया है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि क्या फूलन देवी ने जो किया था क्या वो सही था। फूलन देवी के साथ जो हुआ था वो बहुत गलत हुआ। बचपन में उसका बाल विवाह हो जाता है 10 साल की आयु में, उसके बाद भी वहाँ भी वो शोषण का शिकार होती है। फिर उसके पिता ही उसको जेल भेज देते हैं और जेल में पुलिस कर्मियों द्वारा उसका शोषण होता है। फिर कहते हैं कि जब वो बिहार जाती है तो वहाँ पे भी उसका शोषण किया जाता है, यानी उसका शोषण ही होता रहता है, इसीलिए वो बागी बन जाती है। तो लेकिन फिर भी कानून को अपने हाथ में, मुझे लगता है कि कानून को अपने हाथ में लेना उचित नहीं था। जो इसने 22 लोगों को एक कतार में खड़ा करके, जो भी कारण रहा हो, लेकिन ये गलत था। उसके बाद में इसको सज़ा हुई, इसने सज़ा भी काटी और उसके बाद ये जेल से बाहर आती है। मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो सारे केस वापस ले लेते हैं और जेल से बाहर आती है। उसके बाद में इसने जो किया उसकी सज़ा ये काट चुकी थी और फिर शेर सिंह राणा जो होता है बदला लेने के लिए इसको मार देता है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे फूलन देवी सही थी कि शेर सिंह राणा सही है, या फूलन देवी गलत थी या शेर सिंह राणा गलत है? तो दोस्तों आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए और
अगर मैंने जो ये वर्णन किया है फूलन देवी के जीवन के बारे में, जो भी हुआ कि मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुई और इतना अत्याचार सही और यहाँ वहाँ से दिल्ली पहुँची, उसके बाद में जिस गोलियों से खेलती थी और वही गोली फूलन देवी की मौत का कारण बनी। तो आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आगे आप किसके बारे में कैसी कहाँ किसके बारे में जानना चाहते हैं, किन चीज़ों को जानना चाहते हैं, किस महापुरुष के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो फिर मैं आगे भी उसके बारे में बताऊंगा। और प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि थोड़ी मेहनत भी लगती है इन चीज़ों को बनाने में। काफ़ी जगह से जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है, उसके बाद में ही मैं आप लोगों के सामने बहुत विस्तृत से बताता हूँ, ताकि आप भी जान सकें भारत के इतिहास के बारे में। तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर करने के लिए कहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।